हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर के पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे। राइट, क्या डिस्कस करेंगे भाई? पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे, है ना। पीरियोडिसिटी, देखो इसमें एक सिटी वर्ड लगा हुआ है ना, तो बात भी कुछ वैसे ही है। पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि सबसे पहले तो जान जाओ पीरियोडिसिटी होता क्या है, इसके बाद जानेंगे पीरियोडिसिटी में क्या होता है। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी होता है अ रेगुलर ग्रेडेशन और वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो भाई चलो लिख देते हैं पहले फटाफट। क्या है भाई? रेगुलर ग्रेडेशन, रेगुलर वेरिएशन हम लिखते हैं। ठीक है, आप ग्रेडेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो द रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टीज, अराउंड 23 प्रॉपर्टीज हो जाता है, जिसमें से आपको 7, 8, 9, 10 तो 10th में पढ़ने ही है, बाकी के सारे 11th में पढ़ने हैं। तो रेगुलर वेरिएशन मतलब क्या होता है? बदलाव। वेरिएशन मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंज हो रहा है। ठीक है, और चेंज कैसे हो रहा है? तो रेगुलर चेंज हो रहा है। तो रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम भाई, प्रॉपर्टीज कहां से कहां के लिए बदल रहा है? तो प्रॉपर्टीज तब बदलता है जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, या एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं। किसका ग्रुप, किसका पीरियड? मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो एक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, या मतलब पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, या ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? टॉप टू बॉटम आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। जैसे एकदम ध्यान दो, मेरे बात पे पूरा ध्यान दो। ठीक है, इधर उधर देखे कि थप्पड़ लगा, है ना। जैसे मान लो कि हम लोग बात कर दे साइज का। किसके बात कर दे? साइज या एटॉमिक रेडियाई का। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या होता है? एटम का साइज थोड़ा बड़ा से थोड़ा कर करके छोटा होने लगता है। तो साइज में क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन कैसा हो रहा है? रेगुलर वेरिएशन हो रहा है। कब वेरिएशन हो रहा है? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा होते चला जा रहा है। तो देखो साइज में वेरिएशन हो रहा है। साइज एक क्या है? एक तरह का प्रॉपर्टीज है। एक किसका प्रॉपर्टीज है? पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स का एक प्रॉपर्टीज है। तो पीरियोडिक टेबल के एटम्स का एक प्रॉपर्टी है कि उनका साइज कितना हो रहा है। तो साइज में वेरिएशन हो जा रहा है। कब वेरिएशन हो जा रहा है? रेगुलर वेरिएशन हो रहा है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तब। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज, जैसे कि वैलेंसी हो गया, जैसे मेटालिक नेचर हो गया, जैसे नॉन मेटालिक नेचर हो गया, एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, जैसे कि तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इन सारे प्रॉपर्टीज का वेरिएशन, है ना, इन सारे प्रॉपर्टीज का क्या? रेगुलर वेरिएशन लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल जब होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। देखो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक वे में मतलब कि एकदम एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इसके बाद लिखते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो एकदम। मतलब एल्कली मेटल है। ठीक है, कौन सा मेटल है भाई? एल्कली मेटल्स है। तो एल्कली मेटल्स कौन सा होता है? फर्स्ट ग्रुप होता है। याद करवाए थे पीरियोडिक टेबल याद करवाते हुए। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो एल्कली मेटल्स में क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, राइट। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। सोडियम का कितना है? 11। पोटेशियम का कितना है? 19। तो देखो ये एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल है तो कुछ तो एल्कली जैसा नेचर होगा, तभी तो एल्कली मेटल कहलाता है। कुछ तो ऐसा डिफरेंट प्रॉपर्टी को ये लोग कैरी करता होगा। अब वो प्रॉपर्टीज क्या कैरी करता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टीज होगा ना भाई, जिस प्रॉपर्टीज से ये लोग क्या कर रहा है? एल्कली मेटल कहला रहा है। और वो प्रॉपर्टीज कैसे आ रहा है इनके पास? देखो तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहा है। 3 के बाद सीधा 8, 3 में जब 8 एलिमेंट ऐसे आ जाता है तो 8वां एलिमेंट क्या हो जाता है आपका?
एल्कली होता है। फिर देखो 11 के बाद फिर से 8, 11 के बाद फिर से 8, है ना। फिर से देखो यहां पे आपका 18 के बाद आता है, ये आपका कितना हो जाता है, 37 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो तो एक रेगुलर इंटरवल 8 पहले होता है तुम्हारा 8, फिर होता है 8, फिर होता है 18, फिर होता है 18, फिर होता है 32, है ना। तो ऐसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक ही प्रॉपर्टी बार बार जब क्या होता है, रिपीट होता है, एक ही प्रॉपर्टी क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, तो हम लोग उस तरह के कैरेक्टर को या इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिसिटी बोल देते हैं। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, चलो कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ हैलोजेंस है। हैलोजेंस क्या है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये लोग क्या है, हैलोजेंस है, ठीक है। तो हैलोजेंस है तो क्या होता है, हैलोजेंस में भाई कोई नेचर तो होगा ना, तभी तो हैलोजेंस कहलाते हैं। कुछ ऐसा नेचर रखे हैं ये लोग, तभी तो हैलोजन कहला रहे हैं। पूरा ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप। तो 17th ग्रुप है और सभी हैलोजन कहला रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब इसमें ऑक्सीजन को तो हम नहीं डाल सकते, नाइट्रोजन को भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो लोग हैलोजन जैसा नेचर को कैरी नहीं करते हैं। तो जो हैलोजन जैसा नेचर को कैरी करता है, हैलोजन की प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, वही हैलोजन कहलाता है, वही इस ग्रुप में रखा जाता है। तो देखो ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद हैलोजन की कैरेक्टर रिपीट हो रही है। अब फ्लोरीन एक हैलोजन है, फ्लोरीन क्या है, एक हैलोजन है। देखो एक रेगुलर इंटरवल 8 के बाद क्लोरीन आ जाता है, फिर देखो एक रेगुलर इंटरवल 18 के बाद फिर से ब्रोमीन आ जाता है, फिर यहां पे देखो एक रेगुलर इंटरवल 18 के बाद फिर से आयोडीन आ जाता है, फिर एक रेगुलर इंटरवल 32 के बाद एस्टाटीन आ जाता है। तो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32, क्या भाई 2, 8, 8, 18, 18, 32 के एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स रिपीट होते रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हम क्या बोल सकते हैं, अ रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम top to bottom in a group, right? Top to bottom in a group and left to right in period. बिल्कुल left to right in period is called what periodicity in properties. पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब एक रेगुलर वेरिएशन होता है, किसके अंदर वेरिएशन होता है, किसके अंदर, एक प्रॉपर्टीज के अंदर। किसके प्रॉपर्टीज के अंदर, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के अंदर। कहां पे, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप में कब, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, और पीरियड में कब, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो इस तरह के फिनोमिनन को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसीलिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, रेगुलर। और वो रेगुलेशन कैसे होता है भाई, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस इंटरवल के बाद सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करने वाले एलिमेंट्स हमेशा आते रहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो कि हैलोजेंस है, ठीक है, तुम्हारा कैल्कोजेंस है, मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली है। तो ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो देखो ये देखो ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये लोग रिपीट हो रहा है ना। और वो इंटरवल क्या होता है, यहां पे देखो, यहां पे होता है 8, 18, 18, 32 के बाद ये रिपीट होता है। तो देखो 8, 18, 18, 32 के बाद ये रिपीट हो रहा है ना। तो भाई ये वर्ड बड़ा जरूरी है, कौन सा वर्ड, रेगुलर वेरिएशन। तो किसी भी प्रॉपर्टीज में जब रेगुलर वेरिएशन देखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक पीरियड में, या टॉप टू बॉटम आते हुए एक ग्रुप में, तो इस तरह के फिनोमेनन को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उम्मीद है पीरियोडिसिटी समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? अगर आया तो बताओ हमको लाइव चैट में, और अगर सच में समझ में आया तो लाइक बटन को प्रेस करो और प्रेस करके दिखाओ मेरे को कि समझ में आया। और फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक पीरियोडिसिटी को डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक में। कौन सा पीरियोडिसिटी डिस्कस करना पसंद करोगे, बताओ कौन सा, इजी वाला कि हार्ड वाला?
चलो फिर एकदम एक हार्ड वाले से शुरू करते हैं, है ना। चलो लेते हैं पहले एटॉमिक रेडियाई। पहले ये वैलेंसी छोड़ देते हैं, ठीक है, ये मेटेलिक नेचर और ये सब छोड़ देते हैं, सीधा बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज को लेकर के, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हो या एटॉमिक साइज बोल सकते हो, ठीक है। अब क्यों हार्ड वाला पहले डिस्कस करें बताओ तो? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हार्ड काम कर लो, इजी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। पहले हार्ड वाला काम कर लो, इजी वाले काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई क्या होता है या एटॉमिक साइज क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि एक एटम है, सपोज मेरे पास, मान लो कि ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये एक एटम है जिसका 2 या 3 ऑर्बिट का एक एटम हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि 3 ऑर्बिट का एटम है, ठीक है, 3 ऑर्बिट का एटम है। तो इसके न्यूक्लियस से, कहां से? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस कहां है? यहां है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई क्या है भैया? एटॉमिक रेडियाई क्या है? तो एटॉमिक रेडियाई है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो पहले लिख दिया जाए इस बात को, चलो लिख देते हैं, ठीक है। क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost orbit is called atomic radii। क्लियर है मेरी बात? पक्का? और एक बात बोले, थोड़ा सा दिमाग में वाइब्रेशन आएगा लेकिन सुनना जरूरी है, चलो बोल ही देते हैं। It is very difficult to measure the atomic radii. It is very difficult to measure the atomic radii of an atom. एक एटम के एटॉमिक रेडियाई को मेजर कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्यों डिफिकल्ट है? 2 रीजन बोल सकते हैं क्यों डिफिकल्ट है। मेरे बात को पहले ध्यान से सुनो। क्या क्या भाई? इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू measure the atomic radii of an atom or ion, है ना। ये थोड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे भाई? या फिर पहले तो बात करते हैं क्यों डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है तो लिख देते हैं भाई, बिकॉज कौन है विकास यहां पे? तो बिकॉज तू ही है, बिकॉज, है ना। बिकॉज 2 रीजंस हो सकता है बेटा, ठीक है। कौन कौन से 2 रीजंस हो सकते हैं? पहला रीजन हो सकता है द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। द आइसोलेशन मतलब क्या होता है? एकदम आइसोलेट होकर के मिलना, अकेले में मिलना। मिल कभी अकेले में बताते हैं, तो मिल कभी अकेले में एटॉमिक रेडियाई निकालते हैं, वो कभी तुमको अकेले में मिलेगा ही नहीं कि तुम उसका एटॉमिक रेडियाई निकालोगे, है ना। तो भाई कोई भी एटम तुमको अकेले में नहीं मिलेगा। कौन सा एटम को छोड़ करके? किनको छोड़ करके? नोबल गैसेस को छोड़ करके। तो नोबल गैस को छोड़ करके कोई ऐसा एटम है ही नहीं जो बिना किसी के साथ मिले, मतलब बिना किसी के साथ कंबाइंड हुए तुमको अकेले में मिले, ठीक है। तो पहली बात हम लिख देते हैं भाई, ठीक है। द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? वो तो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा ना। मान लो कि सोडियम की बात हम लोग कर दें, तो सोडियम कैसे रहता है? 281 रहता है। अब 281 के साथ तो वो तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर दे रहा है, ठीक है। और यही जब क्लोरीन के साथ में रहेगा तो क्लोरीन क्या है? 287 है। देखो ये भी स्टेबल नहीं है। 287 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए लेविस के ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, केमिकल बॉन्ड में पढ़े होंगे। तो ये तो हुआ ही नहीं। तो क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के दे देगा किसको? इसको। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो क्या बन गया? Na+ हो गया, मतलब 2 और 8 फॉर्म में चला गया। और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया तो क्या बन गया? Cl- बन गया, तो 2 8 और 8 के फॉर्म में चला गया, है ना। तो क्या हो जाएगा अब? Na+ और Cl- देखो एक 2 ऑपोजिट
चार्ज को आपस में कैरी कर रहे हैं ना, तो ये दोनों ही Na+ और Cl- आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन जाएंगे, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो Na जो आपको मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा? मे भी शायद Cl के साथ मिले, मे भी शायद सल्फेट के साथ मिले, मे भी शायद कार्बोनेट के साथ मिले, लेकिन अकेले मिलेगा नहीं, अकेले में नहीं मिलने वाला। उसको डर है भाई तुमसे, है ना, वो अकेले में तुमसे नहीं मिलने वाला। तो जब Na अकेले में मिलेगा नहीं और हम तुमको एक होमवर्क दे दे कि Na का रेडियस निकाल के लेके आओ, और Na बोलेगा कि हम आइसोलेटेड फॉर्म में कभी तुमको मिलेंगे ही नहीं, तो तुम कभी निकाल पाओगे? नहीं, तुम कभी निकाल ही नहीं पाओगे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम और आयन बिकॉज द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। बात समझ में आ रही है क्या? एकदम आ रही होगी। तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? आइसोलेशन वाला टॉपिक, है ना। अब आइसोलेशन तो भाई पॉसिबल नहीं है किसी भी एटम का, और तुम्हारा भी, है ना। तो चलो, ना तुम्हारा आइसोलेशन पॉसिबल है और ना ही एटम का आइसोलेशन, कहीं एटम का भी तुमको सिंगली मिलने वाला है, ना तुम कभी सिंगली मिलने वाले हो, ठीक है। तुम भी अपने दोस्त वोस्त के साथ में मिलोगे और एटम भी किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होकर के ही मिलेगा। तो हम लोग रेडियस ना तुम्हारा निकाल सकते हैं ना एटम का निकाल सकते हैं। तुम्हारा तो पहुंच नहीं बता सकते ना, तुम्हारी पहुंच कहां तक है। तो वैसे ही न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की पहुंच बता पानी थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये हो गया पहला रीजन। पहला रीजन किस चीज का रीजन? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम। तो भाई क्यों आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है? दूसरा रीजन आ जाओ। तो सेकेंड रीजन में क्या बोलता है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम। देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम। अब पुलिस पकड़ ले कभी तुमको ट्रैफिक पे और बोल दे कि चल तू तो 18 का है नहीं, अभी तू अपना दिखा दे मेरे को क्या ड्राइवरी लाइसेंस, तो तुम बोलोगे चच्चा हमारे विधायक हैं। अब चच्चा हमारे विधायक हैं मतलब कि हमारी रेडियस कहां तक है हमको खुद पकड़नी है, मेरा कोई बाउंड्री नहीं है, हम बस बोल दिए सो बोल दिए, ठीक है। तो तुम्हारा भी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि तुम्हारी पहुंच कहां तक है, और एटम का भी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है। तो चलो इस टॉपिक को पहले हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्या बोलते हैं कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर किसका? फॉर द एटम, ठीक है। तो क्या होता है ये बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री क्या होता है? देखो एक न्यूक्लियस है, ये तो पता है भाई कि एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां होगा रेडियस ऑर्बिट वहीं होगा। क्या? इलेक्ट्रॉन जहां होगा ऑर्बिट वहां होगा, मतलब देयर इज नथिंग लाइक ऑर्बिट। ऑर्बिट इज नथिंग, इट जस्ट इमेजिनरी लाइन। ये सिर्फ एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा ना वहीं पे इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा? सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा, मतलब कि मोशन शुरू कर देगा अराउंड अ न्यूक्लियस। और वो जहां आपका क्या शुरू किया? गोल गोल घूमना शुरू किया, वहीं पे ऑर्बिट बन गया, है ना। तो न्यूक्लियस का पता है कि न्यूक्लियस कहां है, सेंटर में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन पता है कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। एक वेव पार्टिकल होता है तो वेव की तरफ मूव करता है। अब वेव की तरफ जब मूव करता है तो ये बताओ हमको कि हम बाउंड्री निकाले कहां से कहां का? यहां से यहां का निकाले कि यहां से यहां का निकाले? बस समझ में आ रही है क्या? तो देखो इस पिक्चर को हम थोड़ा सा क्लियर यहां पे बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। अब हम निकाले कहां का रेडियस, ठीक है। तो भाई एक वेव पार्टिकल होता है, और वेव कैसे मोशन करता है? वेव तो हमेशा ऐसे मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी हमेशा क्या करता है? इसी तरीके से ऐसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है ना। तो कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इंफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन हमको कहां तक मिलेगा इसका जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकता है सिर्फ इंफिनिटी पे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन जिधर होगा उधर ही ऑर्बिट हो जाएगा, जिधर ही ऑर्बिट होगा उधर ही रेडियस हो जाएगा। तो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इंफिनिटी, ठीक है। तो हम लोग नहीं बोल सकते भाई कि वेल डिफाइंड बाउंड्री कहां तक है। अब जब तक बाउंड्री नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रेडियस कैसे बताएंगे? क्योंकि अभी अभी तो हम लोग बात किए थे कि रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं?
उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब जब यही पता नहीं है कि यहां वाला पार्ट क्या है तो हम कैसे बताएंगे? यहां पे तो भाई वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ना, तो हम बाउंड्री नहीं बता पाते हैं। तो बाउंड्री नहीं बता पाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मुश्किल हो जाता है तो फिर हम लोग एटॉमिक रेडियस वर्ड क्यों यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं एटॉमिक रेडियस को, फिर एटॉमिक रेडियस एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं एक्चुअल टॉपिक पे कि एटॉमिक रेडियस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब कि अगले साइड में, और बात करें कि सो द मोर एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो सकता है। मोर एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो सकता है? तो हम लोग बोलते हैं कि पहली बात, वन हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एकदम पहले आराम से देखते रहो हम क्या लिख रहे हैं, सारे वर्ड्स पे ध्यान दो और फिर हम इसको एकदम अपने अंदाज में बताएंगे तुमको, तो तुमको समझ में आएगा। वन हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन two atoms in a molecule is known as atomic radius। ठीक है, क्या हो गया भाई? द वन हाफ मतलब क्या होता है? 1/2। तो वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब देखो यहां पे दो वर्ड आ गया, एक वर्ड आ गया क्या? इंटर, और दूसरा वर्ड आ गया न्यूक्लियर। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, किसका डिस्टेंस? दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। दो जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जैसे कि यहां पे एटम ए और एटम बी, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अब देखो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि एटम आइसोलेटेड फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, तो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा तो किसी के साथ तो बॉन्ड करके मिलेगा ही। अब जिसके साथ भी बॉन्ड करके मिल जाएगा उसका और उस एटम का जिसका एटॉमिक रेडियस तुमको निकालना है, उस दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड atoms in a molecule is known as atomic radius। मतलब कि यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका आधा, यही कहलाएगा। आधा वाला क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा बताओ? अरे बोल, क्या कहलाएगा वो एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसी एटॉमिक रेडियस को आगे चल के हम लोग, मतलब ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया, उसको आगे जाकर के हम लोग जानते हैं बॉन्ड लेंथ के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कभी बाद में, है ना। 10th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग 10th में इस चीज को डिस्कस अभी नहीं करेंगे। लेकिन हम एक चीज तुमको अभी बता देना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो 4 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। ठीक है, आप लोगों में बस एटॉमिक रेडियस है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस नहीं है, लेकिन आपने जान के रखो भाई कि 4 तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं? पहला होता है कोवैलेंट रेडियस। क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस। दूसरा होता है मेटालिक रेडियस, तीसरा होता है वैन डर वाल रेडियस, और चौथा होता है आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो कितने रेडियस होते हैं? 4 तरह के रेडियस होते हैं, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस। ये जो ऊपर में आपको हम ड्राइंग बना के दिखाए ना, ये बस हम आपको बता देते हैं, ये कोवैलेंट रेडियस का एक टाइप होता है ना। ऐसे ही 2 तरह का कोवैलेंट रेडियस होता है। तो चलो उस डिटेल्स में नहीं जाते हैं, उस डिटेल्स में हम लोग जाएंगे जब हम लोग क्लास 11th में मिलेंगे, एक बार हमारी दोस्ती हो जाएगी तब। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे ही काम चलाते हैं इसी से, है ना। अब आते हैं कि भाई अगला टॉपिक क्या होगा। तो अगला टॉपिक होगा वेरिएशन। क्या होगा? वेरिएशन, है ना। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई
एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में दो तरह से हम लोग वेरिएशन की बात की है। हम लोग पहली बात किए एक ग्रुप में और दूसरी बात किए एक पीरियड में। ठीक है, तो चलो फिर आ जाते हैं। पहले हम लोग क्या लिख देते हैं कि इन अ ग्रुप, क्या लिख देते हैं? इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है ये, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, तो कभी भी जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आते हो, अब देखो एकदम अपने दिमाग को ना एकदम शांत करके मेरे एक लाइन को ध्यान से सुनो और काम बन गया। ठीक है, काम बन गया। देखो ये जो रेडियस वाली चीज होती है, इधर ध्यान देना, इधर 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 दाहिने साइड में। ठीक है, दाहिने साइड में है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। तो दो फैक्टर्स आप ध्यान में रखोगे। रेडियस मतलब आर, या एटॉमिक साइज बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो। तो रेडियस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ऑर्बिट्स के, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट के, नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, और आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब तुम पूछोगे भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। पिछले वीडियो में हम आपको बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और हमको पक्का तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम या तो देखे नहीं होगे या फिर भूल गए होगे। तो हम बता देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। आखिर के हो तो तुम मेरे भाई ही, है ना। तो भाई ये न्यूक्लियस और ये यहां पे एक बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस दोनों में क्या अंतर है उसके लिए तुम जाके वीडियो देखो। तो बस तुम अभी के लिए यही जान के रखो कि न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस जोर से अट्रैक्ट किया किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन कहां था? यहां पे था। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑर्बिट कहां बनाएगा? ऑर्बिट यहां पे बनाएगा। अभी हम लोग बात किए जहां इलेक्ट्रॉन वहीं ऑर्बिट। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो ऑर्बिट ये बनाया, तो रेडियस क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कि न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, ये थोड़ा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या हो गया? चार्ज थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? यहां से यहां आ गया। इलेक्ट्रॉन कहां आ गया भाई? इलेक्ट्रॉन यहां पे इस पोजीशन पे आ गया, है ना। तो ऑर्बिट कहां बन जाएगा? अब ऑर्बिट तो यहीं पे बन जाएगा। ऑर्बिट कहां बन जाएगा? ये ऑर्बिट बन गया। तो अब रेडियस क्या रहा? तो अब रेडियस तो ये रहा भैया, अब रेडियस तो ये रहा, है ना। तो पहले रेडियस क्या था? पहले रेडियस क्या था? ये येलो वाला रेडियस था। अब जब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? न्यूक्लियस के तरफ आ गया। अब न्यूक्लियस के तरफ आ गया तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और जब कम हो गया तो रेडियस भी कम हो गया। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे तुम ज्यादा टाइम देगा वीडियो में तो ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर n बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? अब देखो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल है ना। मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है। कितना ऑर्बिट है? एक ऑर्बिट है। तो डिस्टेंस कितना है? इतनी सा डिस्टेंस है। मान लो ये एक ऑर्बिट बढ़ गया तो अब ये दो ऑर्बिट हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक हो जाएगा। तो n बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा भाई। पहले n कितना था? 1 था। अब n कितना हो गया? 2 हो गया। तो n 2 हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, तो रेडियस भी तो बढ़ गया ना भाई। देखो पहले ये डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस हो गया। पहले डिस्टेंस यहां पे आप देख लो कहां दिख रहा है आपको डिस्टेंस, तो पहले ये डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस आपका ये हो गया। तो रेडियस बढ़ गया। कब? जब n बढ़ गया। और रेडियस कम हो गया कब? जब z
बढ़ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत लाइव चैट में एकदम आओ और धड़ाधड़ लिखना शुरू करो कि भैया समझ में आया, समझ में नहीं आया, जो भी है सो एकदम क्लियर करके जाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ग्रुप में क्या होता है कि जब हम लोग मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम मान लो कि हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। एग्जांपल आपका है मान लो कुछ ऐसा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो फ्लोरीन के साथ केस क्या होता है, फ्लोरीन के पास ऑर्बिट कितना होता है? फ्लोरीन के पास, अब तुम बोलोगे कि मतलब ऑर्बिट याद रखना, चलो एक काम करते हैं, मस्त वाला एक चीज आया दिमाग में, तुमको ऑर्बिट याद रखना बता देते हैं कि किस एटम के पास कितना ऑर्बिट होगा। एक फंडा समझते हो? फंडा मतलब वो होता है जिससे क्वेश्चन को हम कुछ सेकंड में बना दें। तो फंडा क्या है? फंडा है नंबर ऑफ पीरियड। पीरियड मतलब वो पीरियोडिक टेबल वाला पीरियड। एकदम ध्यान से इस फंडा को अपने दिमाग में घुसा लो, इस फंडा को दिमाग में घुसा लिए, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस हो गया, और इसके बाद तुम बनोगे चैंपियन। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? फंडा क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। किसका पीरियड? उस एलिमेंट का पीरियड जिस एलिमेंट का तुमको एटॉमिक, जिस एलिमेंट का तुमको नंबर ऑफ ऑर्बिट जानना है। तो नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। एलिमेंट जिस पीरियोडिक टेबल के जिस पीरियड से बिलोंग करता है ना, उसका ऑर्बिट का नंबर उतना ही होता है। अब चलो हम तुमको साक्षात दर्शन करवाते हैं। ठीक है, साक्षात दर्शन कैसे होगा? फ्लोरीन कहां से बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड से। क्लोरीन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। ब्रोमीन बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड से। और आयोडीन बिलोंग करता है फिफ्थ पीरियड से। अब तुम देखो फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 9 होता है ना। 9 को तुम कैसे कॉन्फ़िगर करते हो? 2 और 7। तो कितना ऑर्बिट हो गया? पहले ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 7। तो कितना हुआ? बोलो 2 ऑर्बिट हुआ। n का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। क्लोरीन तुम देख लो, क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। और 17 को तुम कैसे ये करते हो? तो 2, 8 और 7। तो कितना ऑर्बिट? देखो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो जिस पीरियड से बिलोंग करता है, ये भैया हो गया पीरियड का नंबर, है ना। ये क्या हो गया? पीरियड का नंबर। यहां ये 2, 3, 4, 5 जिस पीरियड से एटम बिलोंग करता है, उसका जो ऑर्बिट का नंबर होता है वो उसके पीरियड के नंबर के इक्वल होता है। तो हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे पीरियड का नंबर बढ़ रहा है, तो ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसके पास ऑर्बिट का नंबर, फ्लोरीन के पास ऑर्बिट का नंबर 2 था, क्लोरीन के पास ऑर्बिट का नंबर 3 है, ब्रोमीन के पास ऑर्बिट का नंबर कितना होगा? 4, और आयोडीन के पास ऑर्बिट का नंबर कितना होगा? 5। तो टॉप टू बॉटम आते हुए क्या हो गया? n का वैल्यू क्या किया? इंक्रीज किया। क्या? टॉप टू बॉटम आते हुए n का वैल्यू इंक्रीज किया। और जब n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी तो हम लोग बात किए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। साइज क्या होगा? बढ़े जाबे, है ना। तो n बढ़ा तो साइज बढ़ा। तो भैया आपको कभी भी डाउन की तरफ आप आते हो तो डाउन द ग्रुप आते हुए साइज हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए आपका एक फंडा काम कर जाएगा। कौन सा फंडा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो ग्रुप समझ में आ गया? बहुत अच्छे। चलो अब फटाफट पीरियड देख लेते हैं। पीरियड देखते हैं और एकदम च्युइंगम की तरह ना ये क्लास लंबा होते जा रहा है। ठीक है, और हमको पता है कि तुमको मजा आ रहा है, लेकिन ठीक है, मेरा गला भी दर्द करने लगा है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से एकदम खत्म कर देते हैं इन अ पीरियड की तरफ आते हुए कि वेरिएशन इन अ पीरियड। तो पीरियड की तरफ में आप क्या देख लोगे कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए कहां पे जाते हुए? एक पीरियड में। कैसे जाते हुए? लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, अब देखो एक पीरियड में जा रहे हो, जब तुम एक ही पीरियड में हो तो n तो अब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पीरियड का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ n था। तो भैया अगर मान लो कि हम सेकंड पीरियड में हैं, तो सेकंड पीरियड में हम हैं, तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और फ्लोरीन होता है। तो सबके पास अब ऑर्बिट कितना हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ पीरियड 2 तो ऑर्बिट 2। तो यहां पे n फिर काम नहीं करेगा, पीरियड में n काम नहीं करेगा, पीरियड में काम n नहीं करेगा, पीरियड में सिर्फ z काम करता है, और n काम कहां करता है? सिर्फ ग्रुप में काम करता है। ठीक है, तो पीरियड में जब आप हो तो यहां पे क्या फंडा काम करेगा? R डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको पता है अभी हम लोग बात किए थे, अट्रैक्शन बढ़ रहा था तो रेडियस क्यों कम हो रहा था, है ना। तो देखो भाई बात क्या है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको ऐसे हम लिख दे क्या, नहीं तो तुम कंफ्यूजिया जाओगे, पता है कंफ्यूजिया जाओगे ना तो फिर मेरा माथा खा जाओगे। तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कमेगा। बिल्कुल, देखो ये इसको फॉलो करो, है ना, इसको फॉलो करो, ठीक है। तो पीरियड में हमेशा रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई, हम लोग क्या बोल देंगे कि यहां पे ऑर्डर कैसा रहेगा, तो यहां पे ऑर्डर रहेगा लिथियम बड़ा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। रेडियस क्या हो रहा है, इधर से इधर जाते हुए रेडियस क्या हो जा रहा है, रेडियस क्या हो जा रहा है, कम हो जाता है। अब इसका कुछ एक वैल्यूज होता है रेडियस का, जैसे कि तुम बोल सकते हो इसका होता है 152 पिकोमीटर, इसका होता है 112 पिकोमीटर, इसका होता है 89 पिकोमीटर, इसका होता है 77 पिकोमीटर, इसका होता है 70 पिकोमीटर, इसका होता है 66 पिकोमीटर, और इसका होता है 64 पिकोमीटर। तुम बोलोगे भाई आपको ये सब याद है क्या? नहीं भैया, एकदम याद नहीं है, जरूरत भी नहीं होता है, तुमको भी याद करने की जरूरत नहीं है। पक्का बोल रहा है, मेरे को याद नहीं है, कसम से तुमको भी याद करने की जरूरत नहीं है ना। अब गधा मत बन के याद कर लेना, ठीक है ना, जो जितना जरूरत है बस उतना ही पढ़ना, ठीक है। तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूनिट याद रख सकते हो कि कौन कौन सा यूनिट यूज होता है। तो यूनिट हम बोल देते हैं तुमको 1 मिनट में। यूनिट क्या होता है भाई, एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर नॉट दे देते हैं। तो एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होता है जिससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द लेंथ, है ना। पिकोमीटर, पीएम क्या होता है, पिकोमीटर, इसको तुम अपराहन और पूर्वाहन मत समझ लेना, ये पिकोमीटर है, ठीक है। पिकोमीटर और ये एंगस्ट्रॉम। रिलेशन जानना है तो तुम जान सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ठीक है, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। बस तुम ये जान के रखो, उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पक्का बोल रहे हैं, ये रिलेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुमको जरूरत पड़ेगा बहुत, तो सिर्फ ये जान के रखो कि एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर क्या होता है, यूनिट होता है जिससे बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे तुम बहुत कुछ सीख लिए। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और इसको थोड़ा शेयर कर देना। तो यार बड़ा मेहनत से वीडियो बना है, शेयर कर दो, लाइक ठोक दो, और जो भी तुमको पसंद है वो सब सब्सक्राइब जो भी होता है वो सब कर दो। हमको नहीं पता है क्या क्या होता है, तो तुम अपने तरीके से देख लो, ठीक है ना। चलो फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए